नमस्कार नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल जूना स्टडी पर। आज के इस वीडियो में वनस्पति विज्ञान के महत्वपूर्ण टॉपिक प्लांट किंगडम के बारे में बताने जा रहा हूं। यह इम्पोर्टेंट टॉपिक है, लगभग हर एक परीक्षा से इससे क्वेश्चन बनते हैं। तो चलिए बिना देर किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वनस्पति विज्ञान यानी जीव विज्ञान के दो भागों में बांटा गया था। फर्स्ट वनस्पति विज्ञान और एक जंतु विज्ञान। वनस्पति विज्ञान विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे तथा उनके क्रियाकलापों को वनस्पति विज्ञान या बोटनी कहते हैं। सबसे पहले यहाँ आते हैं तो थियोफ्रेस्टस यानी थियोफ्रेस्टस को क्या कहते हैं? वनस्पति विज्ञान के पिता कहते हैं। और जंतु विज्ञान के पिता किसे कहते हैं? अरस्तु को। तो चलिए अब यहाँ से क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स यानी पादप का वर्गीकरण को देखते हैं। पादप जगत। सबसे पहले पादप जगत को दो भागों में बांटा गया। फर्स्ट अपुष्पोद्भिद और पुष्पोद्भिद। अपुष्पोद्भिद को तीन भागों में बांटा गया: थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा। फिर थैलोफाइटा को तीन भागों में बांटा गया: शैवाल, कवक और जीवाणु। इसके बाद आते हैं पुष्पोद्भिद वर्ग में, यानी पुष्पोद्भिद वर्ग को दो भागों में बांटा गया: एक नग्नबीजी, एक आवृतबीजी। आवृतबीजी को फिर दो भागों में बांटा गया: एक बीजपत्री, द्विबीजपत्री। तो चलिए फ्रेंड्स, हम इसका एक एक डिटेल्स और इसका विस्तार से एक एक करके पढ़ते हैं। सबसे पहले अपुष्पोद्भिद पौधा यानी क्रिप्टोगेमस। इस वर्ग के पौधों में पुष्प तथा बीज नहीं होता है। इन्हें निम्न समूह में बांटा गया है, यानी अपुष्पोद पौधे में बीज और पुष्प नहीं होते हैं। इसको तीन भागों में बांटा गया है। सबसे पहले थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा। तो सबसे पहले आम थैलोफाइटा के बारे में जानते हैं। वह वनस्पति जगत का सबसे बड़ा समूह है, यानी थैलोफाइटा वनस्पति जगत का सबसे बड़ा समूह है। इस समूह के पौधों का शरीर सुकाय यानी थैलस के समान होता है, अर्थात पौधे जड़, तना एवं पत्ती आदि में विभक्त नहीं होते हैं। इसमें ऊतक नहीं होता है, यानी इसमें संवहन ऊतक यानी जाइलम और फ्लोएम ऊतक नहीं पाया जाता है। इसके बाद में आते हैं थैलोफाइटा को भी तीन वर्गों में बांटा गया है। फर्स्ट शैवाल, सेकेंड कवक और थर्ड जीवाणु। तो सबसे पहले यहाँ हम तो चलिए शैवाल के अध्ययन को क्या कहते हैं? फाइकोलॉजी। शैवाल प्रायः पर्णहरित युक्त, संवहन ऊतक रहित, आत्मपोषी होते हैं। इनका शरीर सुकाय सदृश होता है। तो चलिए हम शैवाल के कुछ हमारे आम जीवन में बहुत उपयोग है, तो उसको हमारे जीवन में क्या क्या उससे शैवाल से लाभ है उसके बारे में जानते हैं। कुछ लाभदायक शैवाल होते हैं, तो चलिए हम लाभदायक शैवाल को देख लेते हैं। तो यानी कुछ शैवाल को भोजन के रूप में भी उपयोग किया जाता है। तो कौन कौन शैवाल? फोरफाइरा, आल्बा, सर्गासन, लेमिनेरिया, नोस्टॉक आदि शैवाल को भोजन के रूप में उपयोग करते हैं। फिर सेकेंड आयोडीन बनाने में, यानी लेमिनेरिया, फ्यूकस, एक्लोनिया आदि को आयोडीन बनाने में उपयोग करते हैं। थर्ड है खाद के रूप में नोस्टॉक, एनाबीना, केल्प आदि का उपयोग खाद के रूप में करते हैं। औषधियाँ बनाने में क्लोरेला से क्लोरेलिन नामक प्रतिजैविक एवं लेमिनेरिया से टिंचर आयोडीन बनाई जाती है। उसके बाद है अनुसंधान कार्य में क्लोरेला, एसिटोबैक्टीरिया, बेलोनिया आदि का उपयोग अनुसंधान कार्य में करते हैं। तो चलिए एक
महत्वपूर्ण कोष्चक है क्लोरेला। नोट में यहाँ लिखा हुआ है, क्लोरेला नामक शैवाल को अंतरिक्ष यान के कैबिन हौज में उगाकर अंतरिक्ष यात्री को प्रोटीन युक्त भोजन, जल और ऑक्सीजन प्राप्त हो सकते हैं। यानी जो भी अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष में जाते हैं वह क्लोरेला नामक शैवाल को लेकर जाते हैं और उससे उनको भरपूर प्रोटीन युक्त भोजन, जल तथा ऑक्सीजन मिलता है ताकि वह लंबे समय तक जीवित रह जाते हैं। सेकेंड है कवक, फंगी। इसके अध्ययन को कवक विज्ञान या माइकोलॉजी कहते हैं। कवक पर्णहरित रहित, सकेंद्रीय, संवहन ऊतक रहित थैलोफाइटा है। तो कवक क्या है? कवक में जो उसका संवहन ऊतक, उसमें संवहन ऊतक का अभाव होता है और ये थैलोफाइटा के अंतर्गत आते हैं। सबसे एक महत्वपूर्ण कवक का नाम मशरूम क्या है? एक कवक है जिसको आप लोग दैनिक जीवन में उपयोग भी किए होंगे। कवक में संचित भोजन ग्लाइकोजन के रूप में रहता है। यानी कवक में जो संचित भोजन है किसके रूप में रहता है? ग्लाइकोजन के रूप में। इसकी कोशिका भित्ति किससे बनी होती है? काइटिन की बनी होती है। सैक्रोमाइसेस नामक कवक डबल रोटी के निर्माण में प्रयोग किया जाता है। कवक पौधों में गंभीर रोग उत्पन्न करते हैं। सबसे अधिक हानि रस्ट और स्मॉट से होती है। पौधों में कवक द्वारा होने वाली प्रमुख रोग के बारे में जानते हैं। सरसों का सफ़ेद रस्ट रोग, यानी सरसों का जो सफ़ेद रस्ट रोग होता है कवक के कारण ही होता है। गेहूं का ढीला स्मॉट रोग, गेहूं का किट्टू रोग, आलू का अंगमारी, गन्ने का लाल अपक्षय, मूंगफली का टिक्का रोग, आलू का मस्सा रोग, धान की भूरी अर्धचिति, उसके बाद प्राकुरों की डैपिंग रोग, ये सब कवक के कारण ही होता है। उसके बाद में कवक द्वारा कुछ रोग जो हमारे दैनिक जीवन में भी देखने को मिलता है, तो चलिए जानते हैं। जैसे में दमा, एथलीट फुट, गाज, खंजापन, दाद, ये सब कवक के द्वारा ही रोग होता है। गन्ने का लाल अपक्षय रोग भी कवक के कारण ही होता है। चलिए एक नोट में लिखा हुआ है एफ्ला नामक विष, यानी एफ्ला नामक विष किससे बने होते हैं? कवक से ही बनते हैं। उसके बाद में एक महत्वपूर्ण है लाइकेन। लाइकेन क्या है? चलिए जानते हैं। यह कवक तथा शैवाल दोनों से मिलकर बनती है। इसमें कवक तथा शैवालों का संबंध परस्पर सहजीवी जैसा होता है। कवक जल, खनिज, लवण, विटामिन आदि शैवाल को देता है और शैवाल प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा कार्बोहाइड्रेट का निर्माण कर कवक को देता है। कवक एवं शैवाल के बीच इस तरह के सहजीवी संबंध को हेलोटिज्म कहते हैं। यानी कवक एवं शैवाल एक दूसरे के साथ आपस में सहजीवता का निर्माण करते हैं और कवक एवं शैवाल को एक दूसरे का सहजीवी भी कहा जाता है। लाइकेन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग ग्रीक दार्शनिक थियोफ्रेटस ने किया था। लाइकेन का अध्ययन लाइकेनोलॉजी कहलाता है। यानी लाइकेन के अध्ययन को क्या कहते हैं? लाइकेनोलॉजी। आकार एवं संरचना के आधार पर लाइकेन को 3 वर्गों में विभाजित किया गया है। यानी आकार एवं संरचना के आधार पर लाइकेन को कितने वर्गों में विभाजित किया गया है? 3 वर्गों में। फर्स्ट है क्रिस्टोस, सेकेंड फोलियोज, थर्ड फ्रूटिकोज। लाइकेन में प्रजनता 3 प्रकार की होती है। यानी लाइकेन में जो प्रजनन होती है वो 3 प्रकार की होती है। इसमें कायिक, लैंगिक एवं अलैंगिक, यानी तीनों प्रजनन इसमें पाई जाती है। लाइकेन वायु प्रदूषण का संकेतक होता है। यानी लाइकेन क्या होता है? वायु प्रदूषण का संकेतक भी होता है। जहाँ वायु प्रदूषक अधिक होता है वहाँ पर लाइकेन नहीं उगते हैं। कहने का मतलब है जहाँ ज़्यादा प्रदूषण होगा वहाँ पर लाइकेन आपको बहुत कम देखने को मिलेगा।
तो इससे हम मालूम कर सकते हैं कि यहाँ का वायु प्रदूषण कैसा है। SO2 प्रदूषण का सर्वोत्तक सूचक है। लाइकेन क्या है? SO2 का सर्वोत्तक सूचक है, SO2 प्रदूषण का। पेड़ों की छाल पर उगने वाले लाइकेन को कोर्टिकुलस कहते हैं, यानी पेड़ों पर जो लाइकेन उगता है उसको क्या कहते हैं? कोर्टिकुलस। तथा खाली चट्टानों पर उगने वाले लाइकेन को सेक्सिकुलस कहते हैं। लाइकेन मृदा निर्माण की प्रक्रिया में सहायक होती है। आर्चिला, लोकनोरा जैसे लाइकेन से नीले रंग प्राप्त किया जाता है। प्रयोगशाला में होने वाला लिटमस पेपर रोसेला नामक लाइकेन से प्राप्त होती है, यानी जो प्रयोगशाला में जो लिटमस का हम उपयोग करते हैं वो किस लाइकेन से प्राप्त होता है? रोसेला, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको एग्जाम में बहुत ज़्यादा ही पूछे जाते हैं इससे। लोबेरिया, इरवेनिया, रेमेनिला आदि लाइकेन का उपयोग इत्र बनाने में किया जाता है। परमेलिया सेक्सटिलिस का उपयोग मिर्गी के दावा बनाने में किया जाता है। अस्मिनिया नामक लाइकेन से प्रतिजैविक आर्सेनिक अम्ल प्राप्त किया जाता है। डायरिया, हाइड्रोफोबिया, पीलिया, काली खांसी आदि रोगों में उपयोगी कई प्रकार की औषधियाँ लाइकेन से बनाई जाती हैं। कई लाइकेन खाद्य पदार्थ के रूप में प्रयोग किए जाते हैं, जैसे रेनडियर मॉस या क्लेडोनिया को आर्कटिक भाग में भोजन के रूप में प्रयोग किया जाता है। आइसलैंड मॉस को स्वीडन, नॉर्वे तथा आइसलैंड जैसे यूरोपीय देशों में केक बनाने में प्रयोग में लाया जाता है। जापान के निवासी इंडोकार्पन का उपयोग सब्जी के रूप में भी करते हैं। दक्षिण भारत में परमेलिया का उपयोग सालन यानी करी बनाने में उपयोग किया जाता है। तो चलिए फ्रेंड्स, थैलोफाइटा के तीनों समूह कवक, शैवाल के बारे में पढ़ लिए थे। अब आते हैं इसके जीवाणु के बारे में। सबसे पहले जीवाणु यानी बैक्टीरिया। इसकी खोज 1863 ईस्वी में हॉलैंड के एंटोन हॉक ल्यूवेनहॉक ने की थी। जीवाणु विज्ञान का पिता किसको कहते हैं? ल्यूवेनहॉक को कहा जाता है। एहरेनबर्ग ने 1829 ईस्वी में इन्हें जीवाणु नाम दिया था। तो चलिए फ्रेंड्स, इसके आगे मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा।